एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हम लोग एमए सेकेंड सेमेस्टर भूगोल का ये क्वेश्चन पेपर हल कर रहे हैं, जिसमें से पार्ट 1 में 25 नंबर तक का क्वेश्चन हम लोगों ने हल किया था। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन सा व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेश नहीं है? तो इसमें व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि प्रदेशों में स्टेपी घास के मैदान भी हैं, प्रेरी प्रदेश भी हैं और पम्पास प्रदेश भी हैं। तो इसमें जो सहारा प्रदेश है, इस सहारा प्रदेश चलवासी कृषि प्रदेशों के अंतर्गत आता है। तो इसमें जो सहारा प्रदेशों में चलवासी पशु चारा वाली जैसे कृषि की जाती है, तो इस आधार पर इसका सही उत्तर हो जाएगा सहारा प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, कृषि का प्राचीनतम रूप है। तो कृषि का प्राचीनतम रूप स्थानांतरणशील कृषि जैसा ही है, यानी कि जो प्रारंभिक कृषि या जो प्राचीन कृषि थी वह स्थानांतरणशील कृषि जैसी ही की जाती थी, लेकिन इसको स्थानांतरणशील कृषि नहीं समझा जाता था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा स्थानांतरणशील कृषि। अगले सवाल चलते हैं, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत किन विद्वानों के अध्ययन पर आधारित था? हम्फ्री एवं ब्रून्स, जिम्मरमैन एवं एकरमैन, एडम स्मिथ एवं एल्बर्ट थेयर, इनमें से कोई नहीं। तो वान थ्यूनेन का जो सिद्धांत था कृषि अवस्थिति सिद्धांत, इन्होंने किसी विद्वानों से नहीं लिया था, और न ही किसी विद्वानों के सिद्धांतों पर आधारित था, बल्कि इनके खुद के 40 साल के अनुभव पर यह आधारित था। तो इस प्रकार इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल चलते हैं, वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया था? तो वान थ्यूनेन ने कृषि अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन 1826 ईस्वी में किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1826। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं इसके विषय में, वान थ्यूनेन के सिद्धांत के मॉडल में। तो वान थ्यूनेन एक जर्मनी के रहने वाले थे, और ये जर्मनी के मैक्लेनबर्ग में एक कृषि फार्म में व्यवस्थापक के रूप में कार्य कर रहे थे। तो ये वहाँ पर 40 वर्षों तक प्रबंधकी कार्य किया इन्होंने, और ये वहाँ पर कुछ मान्यताओं इन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ मान्यताओं का सहारा लिया था, और वह मान्यता क्या थी कि इन्होंने एक ऐसे विलय प्रदेश बताया जिसके केंद्र में एक नगर हो और उसके चारों ओर कृषि क्षेत्र हो, जिसमें पूर्णतः ग्रामीण आबादी हो। वह विलय प्रदेश की भौतिक दशाएं भी समान हो, और केंद्रीय नगर में बाजार केंद्र की सुविधा भी उपलब्ध हो। इस प्रदेश में एक ही प्रकार के यातायात के साधन हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, परिवहन आदि खर्च, दूरी एवं व्यापार के अनुपात में बढ़ता हो। तो वान थ्यूनेन ने अपने कृषि अवस्थिति सिद्धांत में इस तरीके से कुल 6 पेटियों का उल्लेख किया था, जिसमें प्रथम पेटी साग सब्जी दुग्ध उत्पादन के लिए थी, क्योंकि इसमें दैनिक खाद्य पदार्थ की वस्तुएँ, रोज़मर्रा की वस्तुएँ होती हैं जो रोज़ प्रयोग में लाई जाती हैं, जल्दी खराब होने वाली वस्तुएँ होती हैं, इसलिए यह नज़दीकी पेटी में होती है। इसको प्रथम पेटी कहा गया। दूसरी पेटी में ईंधन एवं लकड़ी वाली पेटी थी। तीसरी पेटी में गहन कृषि पद्धति होगी, लेकिन प्रति भूमि नहीं छोड़ा जाएगा। और चौथी पेटी में अनाज के उत्पादन होगा, और साथ ही साथ प्रति भूमि और चारण भूमि भी छोड़ा जाएगा, लेकिन प्रति भूमि बहुत ही कम, लगभग 14% तक ही होगा। अब पाँचवीं पेटी में भी अनाज का उत्पादन होता है, लेकिन चौथी पेटी की अपेक्षा प्रति भूमि अधिक विस्तृत, लगभग 33% तक होती है। तो इस पेटी में ही 3 खेत प्रणाली का सिस्टम लागू था, और छठवीं पेटी जो पशुपालन के लिए थी। तो इस प्रकार इन्होंने अपना कृषि अवस्थिति सिद्धांत कुछ पेटियों के आधार पर, 6 पेटियों के आधार पर दिया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1826 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत कहाँ के अनुभव पर आधारित था?
अमेरिकन कृषि फार्म, भारतीय कृषि फार्म, ब्रिटेन कृषि फार्म, इनमें से कोई नहीं। तो अभी जैसा कि हमने व्याख्या में बताया कि ये जर्मनी के कृषि फार्म में थे, तो इसका राइट आंसर जर्मनी होगा, लेकिन इसमें जर्मनी है नहीं, तो इनमें से कोई नहीं सही हो जाएगा। अगला सवाल, वान थ्यूमन के अनुसार कौन सी पेटी पशुपालन उद्योग से संबंधित है? तो पशुपालन उद्योग से संबंधित जो पेटी है वो है 6वीं पेटी है। अगला सवाल, निम्न में से सर्वप्रथम कृषि औषधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो कृषि औषधि सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम वान थ्यूनेन महोदय ने ही 1826 में किया। अगला सवाल, वान थ्यूनेन ने केंद्रीय नगर में चारों ओर विकसित होने वाली कितनी मुख्य पेटियां बताई हैं? तो इन्होंने कुल 6 प्रकार की पेटियां बताई हैं। अगला सवाल, कृषि औषधि सिद्धांत के अनुसार कौन सी पेटी 3 खेत प्रणाली पर आधारित है? तो 3 खेत प्रणाली पर आधारित जो पेटी थी इसको इन्होंने 5वीं पेटी बताया। अगला सवाल, संपोषणी विकास की संकल्पना कब प्रकाश में आई थी? तो संपोषणी विकास की संकल्पना 1950 के दशक में, 60 के दशक में, 70 के दशक में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। संपोषणी विकास की अवधारणा ब्रंटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर जो 1987 में प्रकाशित हुई के द्वारा अस्तित्व में आया था। और सतत पोषणी विकास किसे कहते हैं? यानी कि हम किसी भी संसाधनों का या प्राकृतिक संसाधनों का इस तरीके से उपयोग करें कि वो हमारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके और हमारे आने वाली अगली पीढ़ी की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सके। तो इसी के संदर्भ में संपोषणी विकास की अवधारणा आया था। अब 1987 में इसकी अवधारणा का आरंभ हुआ, तो इनमें से 1987 है नहीं, तो इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में स्थानांतरणशील कृषि को क्या कहते हैं? तो भारत में स्थानांतरणशील कृषि को झूमिंग कृषि, और जैसे चीना को श्रीलंका में चेना कहा जाता है, मध्य एशिया या रोडेशिया में मिल्पा कहा जाता है, इंडोनेशिया में लदांग कहा जाता है, आदि कई नामों से जाने जाते हैं। अगला सवाल, भारत में कौन सा कृषि प्रदेश स्थित है? तो धान प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक कृषि प्रदेश, वाणिज्यिक दुग्ध पशु गहन प्रदेश, ये सभी। तो इनमें से ये सभी तो नहीं है, लेकिन ये धान प्रधान गहन निर्वाहक कृषि प्रदेश ही सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? तो वर्तमान में इसमें जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक अफ्रीका महाद्वीप में हो रही है। तो अफ्रीका महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक यानी कि 2.6% है। और यह सवाल हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया सवाल है। और जबकि एशिया में 1.4% है, दक्षिण अमेरिका में भी 1.4% और उत्तरी अमेरिका में 1.1% है, और यूरोप में यह 0 है और ऑस्ट्रेलिया में 1.3% है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है? तो देखिए, जहाँ नहीं होता है पहले उसको मार्क कर दीजिए कि पूछ रहा है नहीं है। तो नहीं है, तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ये पूछ रहा है विरल जनसंख्या के विषय में। तो अटाकामा भूमध्य रेखीय प्रदेश, दक्षिण पूर्वी एशिया, ध्रुवीय प्रदेश। तो अटाकामा भी विरल वाला क्षेत्र है, भूमध्य रेखीय प्रदेश भी विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर बारिश ही होता है, सूर्यताप भी अधिक होती है। ध्रुवीय प्रदेश भी है, लेकिन इनमें से जो दक्षिण पूर्वी एशिया है ये बिल्कुल सही जवाब होगा। तो दक्षिण पूर्वी एशिया हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो ऑप्शन है मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव और मानवीय भाईचारा। तो अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक पूछ रहा है, तो वर्तमान समय में मानव और पर्यावरण के बीच जो मानवीय तकनीक है वह सबसे महत्वपूर्ण एक कारक है। तो ये एक तरीके से इसका सही जवाब हो जाएगा, प्रौद्योगिकी हो जाएगा। ये सवाल अभी हाल ही में झारखंड पीजीटी में पूछा गया सवाल था। आगे बढ़ते हैं,
प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग क्या कहलाते हैं? तो देखिए, प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोगों को रेड कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है, यानी कि सही जवाब हो जाएगा लाल कॉलर श्रमिक हो जाएगा। इसी तरीके से मनुष्य की जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं उनमें बहुत से लोग लगे होते हैं, तो उन्हीं को जो है कि कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। व्यवहारिक जीवन में या कभी आप लोगों ने देखा होगा या कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा कि कोई कहे कि नहीं, हम सफ़ेद कॉलर जॉब करते हैं, हम जो है कि रेड कॉलर जॉब करते हैं, हम जो है कि येलो कॉलर जॉब करते हैं। तो ये सब उनके जो है कि कार्यों के आधार पर उनको यह एक उपनाम दिया गया है। तो रेड कॉलर वर्कर इसलिए होते हैं क्योंकि प्राथमिक कार्य करने वाले लोग प्रायः घर से बाहर कार्य करते हैं, जिस कारण उन्हें लाल कॉलर भी कहते हैं। और द्वितीयक कार्यों से लगे व्यक्तियों को ब्लू कॉलर वर्कर कहते हैं। व्हाइट कॉलर वर्कर ये क्या होते हैं? जो ऑफिस में कार्य करते हैं और ये तृतीयक सेवाओं से जुड़े होते हैं। ये ऑफिस में कार्य करते हैं इसलिए सफ़ेद कपड़े पहने रहते हैं, इसलिए इनको व्हाइट कॉलर वर्कर कह दिया गया। और गोल्ड कॉलर वर्कर क्या होते हैं? जो बहुत ही कुशल और निपुण तृतीय वर्ग के लोगों का समूह होता है। जैसे इसमें डॉक्टर भी आते हैं, वकील भी आते हैं और साइंटिस्ट भी होते हैं, तो इन्हें गोल्ड कॉलर वर्कर के नाम से कहा गया। एक होता है ग्रे कॉलर वर्कर। तो क्या होता है इसमें कि जो रिटायरमेंट लोग होते हैं तो वे कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी रूप में जो है कि जॉब कर लेते हैं। तो सिक्योरिटी रूप में जब जॉब करते हैं तो उन्हें सिक्योरिटी गार्ड भी कहते हैं। तो उनका अधिकतर देखते हैं कि जो पहनावा होता है या उनका जो यूनिफॉर्म होता है वो ग्रे कलर में होता है, तो उनको ग्रे कॉलर वर्कर कह दिया जाता है। एक पिंक कॉलर वर्कर होता है। तो ये पिंक कॉलर वर्कर में अधिकतर महिलाएं लोगों को शामिल किया जाता है, महिलाओं लोगों को। जैसे कहीं भी देखिए तो लाइब्रेरियन है और रिसेप्शनिस्ट है, तो ये अधिकतर कहीं ना कहीं हल्का पिंक कलर का ही अपना पोशाक पहने रहती हैं। एक ओपन कॉलर वर्कर भी होता है। तो जो लोग ऑफिस का कार्य घर से करते हैं तो ये ओपन कॉलर वर्कर कहलाते हैं। इसे वर्क टू होम भी कहते हैं। जैसे उदाहरण में लॉकडाउन में इस तरह के जॉब वर्करों में वृद्धि हुई थी जो कि घर से ही कार्य करते थे। तो इसमें जो सही जवाब हो जाएगा ये लाल कॉलर वर्कर हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? तो जो मिश्रित कृषि है यह एकल कृषि नहीं है, क्योंकि इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मिश्रित कृषि। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? तो इसका तो सही जवाब हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व जो है कि व्यक्तिगत रूप से होता है। अगला सवाल, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? यानी कि द्वितीयक सेक्टर का नहीं है, तो यही इसमें पता लगाना है। तो इस्पात प्रगलन क्या है? ये प्राथमिक सेक्टर है। मछली पकड़ना प्राथमिक सेक्टर, टोकरी बुनना प्राथमिक सेक्टर, और जो वस्त्र निर्माण है ये द्वितीयक सेक्टर का है। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा एक द्वितीयक सेक्टर का क्रियाकलाप नहीं है? तो इस्पात प्रगलन, हाँ, इस्पात प्रगलन भी द्वितीयक क्रियाकलाप में है, वस्त्र निर्माण भी द्वितीयक क्रियाकलाप में है, और टोकरी बुनना भी द्वितीयक क्रियाकलाप में है। लेकिन जो मछली पकड़ना है यह प्राथमिक क्रियाकलाप में, देखिए इसमें पूछा है कि नहीं है। इसी में हम भी कन्फ्यूजन हो गए थे, इसलिए थोड़ा सा व्याख्या में दिक्कत हो गई। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? तो इसमें निम्नीकरण का मुख्य प्रकार पूछा जा रहा है। तो अवनलिका अपर्दन, मृदा लवणता, वायु अपर्दन, भूमि पर सिल्ट का जमाव, इन चारों में से जो मृदा लवणता होती है यह भू निम्नीकरण का एक मुख्य प्रकार होगा। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा मृदा लवणता हो जाएगा। आइए समझते हैं कुछ कि अवनलिका अपर्दन क्या कहते हैं। इसे अंग्रेजी में हम गुल्डी इरोजन भी कहते हैं। वर्षा जल के तेज बहाव से सतही मृदा का अपर्दन से धाराओं का
धाराओं के रूप में बह जाना क्या कहलाता है? अवनलिका अपरदन कहलाता है। अब भू निम्नीकरण क्या होता है कि भूमि की उत्पादक क्षमता का कम होना क्या होता है? भू निम्नीकरण होता है। तो यह भू निम्नीकरण कहाँ होता है? अधिक सिंचित वाले क्षेत्रों में होता है। यानी कि अधिक सिंचित वाले क्षेत्रों में जब पानी खेत में कई दिनों तक भरा रहता है, जिसमें ब्लीचिंग की क्रिया जिसको हम निच्छालन भी कहते हैं, होने लगती है, परिणाम स्वरूप भूमि के पोषक तत्व जल के साथ जमीन के नीचे चली जाती हैं। और जब जल सूख जाता है तब जमीन के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद चूना जैसा दिखाई देता है, लेकिन यह चूना नहीं होता है, बल्कि यह अम्लीय हो जाती है मिट्टी। तो मिट्टी की अम्लीयता बढ़ जाती है। तो इसी मिट्टी की अम्लीयता जब बढ़ जाती है तो उसी को हम जो है कि भू निम्नीकरण कहते हैं। तो इसका इस तरीके से सही जवाब मृदा की लवणता में वृद्धि होना होगा। और हाँ, ये चीज़ भी जान लें कि लवणी मृदा को दूर करने के लिए चूना का प्रयोग कर सकते हैं। और भारत में सर्वाधिक लवणी मृदा कहाँ पाई जाती है? आप लोग कमेंट में बताएंगे। अगला सवाल, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? तो जल एक जो है कि अजैव संसाधन है कि जैव संसाधन है कि अनव्यकरणीय संसाधन है या चक्रीय संसाधन? तो ये चक्रीय, यानी कि हर समय इसका हाइड्रोलॉजिकल साइकिल होता है जो जलीय चक्र के द्वारा होता रहता है। तो इसका जलीय चक्र सही जवाब हो जाएगा, चक्रीय संसाधन सही जवाब हो जाएगा। आधुनिक संपोषणी विकास की संकल्पना किन बातों पर जोर देती है? तो देखिए, आधुनिक संपोषणी विकास की संकल्पना ये आर्थिक विकास पर भी जोर देती है, सामाजिक विकास पर भी, पर्यावरण के संरक्षण पर भी जोर देती है। तो इस आधार पर हम उपरोक्त सभी में सही कर सकते हैं। अगला सवाल है, संपोषणी विकास किन किन विचार पर आधारित है? देखिए, अब वही सवाल फिर से आ गया। तो पर्यावरण है, अर्थव्यवस्था और समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और समता, पर्यावरण, पारिस्थितिकी और समाज, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी। तो इन चारों में जो पहला ऑप्शन है ये सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, संपोषणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब हुआ था? तो संपोषणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ये सन 2012 में हुआ था। इसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के 20 साल बाद के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम कब हुआ था? 1992 में। तो 20 साल के बाद जो है कि रियो में ही 20 साल के बाद रियो में ही 2012 में पुनः जो है कि संपोषणी विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन किया गया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रियो 2012। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी खनिजों की विशेषता नहीं है? तो वे प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, ये तो विशेषता है। उनकी एक निश्चित रासायनिक संरचना होती है, ये भी विशेषता है। वे अक्षय होते हैं मतलब कि वे नष्ट नहीं हो सकते हैं या उनका क्षय नहीं हो सकता, तो ये विशेषता तो नहीं है। उनका वितरण असमान होता है। हाँ, तो पृथ्वी पर सभी खनिजों का वितरण एक समान नहीं होता है, वे असमान होते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे अक्षय हैं। तो यही इसकी एक विशेषता नहीं है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस यहाँ तक की ही, चूँकि हम 25-25 क्वेश्चनों का ही वीडियो का एक सेशन बनाते हैं ताकि वीडियो बहुत अधिक लंबी ना हो सके और आप लोग इसको अच्छी तरीके से जो है कि पढ़ सकें। हम थोड़ा बहुत व्याख्या भी कर देते हैं, आप चाहे तो उसका एक शार्ट नोट्स भी बना सकते हैं, वो भविष्य में आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में काम भी देगा। अगले वीडियो में फिर हम 51 क्वेश्चन से लेकर 75 क्वेश्चन की एक जो है कि वीडियो श्रृंखला बनाएंगे, जो हो सकता है कि एक दिन में आपके यहाँ या मेरे YouTube चैनल पर अपलोड हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, वीडियो को थोड़ा सा लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, ताकि आपको नए नए वीडियो और मिल सके, इसके लिए थोड़ा आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।